हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का वो है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन टॉपिक जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और फिर समझेंगे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। डिवेंचर को यहां पर भी इशू करेंगे, लेकिन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में इशू करेंगे। अब ये सब क्या होता है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। बस आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। ओके, और इस कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना किसी बैंक से लोन ले लिया जाए। तो ये एक बैंक के पास में गई और उस बैंक को बोला कि भैया ऐसा करो कि हमें लोन की जरूरत है, हमें लोन दे दो। तो बैंक ने बोला भैया लोन तो देंगे, दे देंगे तुमको, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे पास में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ प्लेस करना पड़ेगा। तो कंपनी के पास मान लेते हैं कोई एक प्लॉट पड़ा था, उस प्लॉट के पेपर जो है वो एज अ प्लेस कर दिए इस बैंक के पास में। और बैंक को बोला भैया हमें लोन दे दो। बैंक ने बोला कितना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, बड़े बड़े लोन होते हैं आपको समझाने के लिए कि 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। कितने का चाहिए? 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला भाई ये जो 10 लाख रुपए का तुम लोन मांग रहे हो ना, वो इस प्लेट, ये जो प्लॉट है इसके बेसिस पे तुमको नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तुम्हें और भी कुछ प्रॉमिस करना होगा, कुछ और भी गिरवी रखना होगा, प्लेस करना होगा, तब जाके तुमको 10 लाख रुपीज का लोन मिल जाएगा। तो कंपनी ने बोला भैया मेरे पास और तो कुछ रखने के लिए है नहीं, मेरे पास तो केवल प्लॉट है। रियल लाइफ में अगर जाएंगे कंपनीज के ऊपर तो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ऐसा लोन होता है। 10 लाख रुपए इसलिए लिया है ताकि एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अब यहां पर कंपनी ने बोला मेरे पास तो यही है। तो बैंक ने बोला भाई इसके बेसिस पे 10 लाख का लोन तो नहीं मिलेगा। तो कंपनी ने फिर इसको बोला ऐसा करो, एक काम करते हैं, मैं तुमको कुछ डिबेंचर दे देता हूं। कंपनी ने बोला बैंक को मैं तुम्हें कुछ डिबेंचर दे देता हूं, दे देती हूं, वो तुम अपने पास में रख लो एज अ प्रॉमिस के रूप में और गिरवी के रूप में रख लो। और अगर मैं तुमको लोन का रीपेमेंट कर दूं तो तुम हमारे डिबेंचर और प्लॉट दोनों ही वापस कर देना। और अगर मैं लोन का रीपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट करूं तो तुम प्लॉट तो बेच ही सकती हो रिकवरी करने के लिए, और ऊपर से पैसे कम पड़ जाए तो वो जो डिबेंचर्स हैं जो तुम्हारे पास में पड़े हैं, वो अभी तक इशू नहीं हुए हैं, वो तुमको दे रखे हैं, वो तुम पब्लिक में इशू करके, इन्वेस्टर को इशू करके अपना फंड रेज कर लेना और अपना जो लोन अमाउंट है उसकी रिकवरी कर लेना। तो इसको बोलते हैं डिबेंचर को इशू करना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी ये है। तो यहां पर फिर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पर मान लेते हैं कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर रख दिए यहां पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं भाई 8% वाले डिबेंचर हैं। और कितने डिबेंचर है? फॉर एग्जाम्पल के लिए 30,000 डिबेंचर है एट द रेट 10 रुपीज ईच, यानी कि 3 लाख रुपए के डिबेंचर यहां रख दिए। 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपए के डिबेंचर है, वो कंपनी ने इशू कर दिए एज अ कॉलेटरल सिक्योरिटी। ओके, ठीक है, दिख तो रहा आपको अच्छे से? ये सिंपल है। अब हमको क्या करना है कि भैया ये लोन लेने की एंट्री है तो नॉर्मली हम कर ही सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वो कोई बड़ी बात नहीं है और इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। बट ये जो है 8% डिबेंचर, 30,000 रुपए, 30,000 डिबेंचर 8% वाले और एक 10 रुपए का, 3 लाख के डिबेंचर इसके पास में जो गिरवी रखे जा रहे हैं, प्लेस किए जा रहे हैं एज अ कोलेटरल सेकेंडरी सिक्योरिटी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? वैसे देखा जाए तो ये डिबेंचर जो है पहले यहां पड़े थे, अब यहां पड़े हैं, लेकिन ये इशू नहीं हुए अभी तक। क्या ये डिबेंचर फ्यूचर में पब्लिक में या इन्वेस्टर को इशू किए जाएंगे? वो डिपेंड करता है कि ये लोन का रीपेमेंट कंपनी बैंक को करती है कि नहीं करती। अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट टाइम पे कर देती है बैंक को और पूरा लोन क्लियर कर देती है तो ये डिबेंचर फिर पब्लिक में इशू नहीं होंगे, ऐसे कैसे ये डिबेंचर कंपनी के पास में वापस आ जाएंगे। बट अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो फिर ये रिकवरी के लिए बैंक क्या करेगी, इन डिबेंचर्स को पब्लिक में इशू कर। तो अभी डिबेंचर यहां पड़े हैं, यहां से यहां आ गए, अब वापस भी आ सकते हैं या फिर इशू भी हो सकते हैं। ओके जी, सिंपल है, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको वो सिखाता हूं। इशू ऑफ डिवेंचर, मैं चार्ट बनवा देता हूं आपको ताकि कंपैरिजन हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है ये, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल
सिक्योरिटीज। इसकी अगर अकाउंटिंग की बात करें ना तो इसकी अकाउंटिंग के दो मेथड, जो अकाउंटिंग है या इसका जो प्रेजेंटेशन है, ये दो मेथड है। अब उन दो मेथड का नाम यही है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, बिल्कुल नाम ही है बिल्कुल। एक का नाम क्या है, फर्स्ट मेथड, और एक का नाम है सेकंड मेथड। ओके, अब फर्स्ट मेथड जो है ना और सेकंड मेथड जो है, अच्छा इन दोनों में एक कॉमन चीज है, वो क्या है मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड यूज करने से पहले जो लोन लेने की एंट्री है वो तो होगी ही होगी, ठीक है, लोन लेने की एंट्री तो होगी। व्हेन लोन टेकन, जैसे ही लोन लिया उसकी एंट्री तो होगी भैया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंट्री तो होगी। क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा कंपनी के पास में टू बैंक लोन, जो भी बैंक है उसका नाम आ जाएगा। अब ये कितना है, ये 10 लाख का लोन है, ये एंट्री तो होगी। इसका डिवेंचर और कोलेटरल, डिवेंचर को इशू कर रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एंट्री तो होगी ही होगी। ये एंट्री होने के बाद में जो नेक्स्ट एंट्री होनी है, वो यहां पर जो नेक्स्ट एंट्री होनी है, डिवेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसके दो मेथड, उसके कितने हैं, दो मेथड। अब इसके दो मेथड है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो इसके दो मेथड है जो डिवेंचर को इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसके दो मेथड कौन से, वो अभी मैंने आपको नाम भी बताया था। एक को हम बोलते हैं फर्स्ट मेथड और एक को बोलते हैं सेकंड मेथड, बिल्कुल नाम यही है, ठीक है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अब फर्स्ट मेथड में और सेकंड मेथड में ये कॉमन एंट्री है, चाहे आप फर्स्ट मेथड फॉलो करो तो ये एंट्री होगी होगी, उसके बाद आगे का होगा। सेकंड मेथड फॉलो करोगे तो ये एंट्री तो होगी होगी लोन लेने की। उसके बाद में जो डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट मेथड है हमारा, हाँ, उसमें कोई एंट्री नहीं होती। डिबेंचर को जैसे ही कंपनी ने ले जाके बैंक के पास में रख दिए, इसका कोई एंट्री नहीं होता, नो एंट्री, ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। बट एंट्री नहीं होती, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां शो करना पड़ता है, तो वो शो करना पड़ता है भैया बैलेंस शीट के अंदर। अब कैसे करना पड़ता है मैं आपको सिखाता हूं, देखिए आपको क्या करना पड़ता है। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है डिबेंचर जो होते हैं वो हम कहां रखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये जैसे बैलेंस शीट है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है XYZ लिमिटेड, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया नोट नंबर। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था सर बैलेंस शीट के ऊपर वीडियो बना देना, तो मैं बना दूंगा। तो यहां पर आपको पता है फर्स्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है यहां पर, क्योंकि डिबेंचर है ना, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उससे भी मतलब नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो फर्स्ट नंबर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें हम डिबेंचर को दिखाते हैं। और डिबेंचर कितने हैं आइए बताता हूं, ये रहे, ये रहे डिबेंचर कितने हैं, 30,000 डिबेंचर है, 10 रुपए का, 3 लाख रुपए के डिबेंचर है। तो ये जो 3 लाख रुपए की डिबेंचर है उसको हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाना पड़ेगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं हम, और इसका एक नोट बनेगा। तो नोट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इसके नीचे यहां मैं बताता हूं। थोड़ा सा माइनर सा फर्क है ना, फ्री के नंबर है, देखो कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन करना है आपको ओनली। तो यहां नोट नंबर बनाते हैं और उसमें बताता हूं, ये आपका नोट नंबर 1 किसका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो चीजें, एक तो है बैंक लोन, बैंक से लोन लिया वो भी डिबेंचर इशू करते हैं, लोन लेते हैं, वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही जाता है। तो बैंक लोन तो हमारा 10 लाख रुपए का, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। बट यहां नीचे आपको इसकी बैंक लोन के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, ये वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी, 8% डिबेंचर, 30,000
8% डिबेंचर at the rate 10 rupees each issued as a collateral security। तो वो लाइन जो है ना, वो आपको बैंक लोन के नीचे यहां पर ब्रैकेट में लिखनी है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अच्छा, क्यों नहीं करना? क्योंकि वो डिवेंचर अभी तक इशू नहीं हुए, वो बैंक के पास में पड़े हैं। जब इशू होंगे तब उसकी एंट्री होगी, अभी तक तो नहीं हुए हैं, और पक्का भी नहीं है कि वो डिवेंचर इशू होंगे भी या नहीं भी होंगे। तो ओनली बस जो बैंक लोन लिया है ना आपने 10 लाख रुपए का, उसके ब्रैकेट में आपको दिखा देना है कि इतने डिवेंचर है, इतने परसेंट वाले हैं, एक इतने रुपए का है और उसको इशू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, बस। और ये 10 लाख रुपए जो है इसकी टोटल यहां कर देनी है लोन की। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की टोटल कितनी हो रही है? 10 लाख रुपीज। यस, अब ये 10 लाख रुपीज आपको यहां पर दिखा देना है बैलेंस शीट के अंदर यहां। तो डिबेंचर यहां नहीं आएंगे कभी भी, वो वर्किंग नोट में ही खत्म हो जाएंगे, चाहे फर्स्ट मेथड करो या सेकंड मेथड करो। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट मेथड। अब आता हूं मैं सेकंड मेथड पर, ठीक है? ओके, चलिए सेकंड मेथड में क्या होगा? एंट्री होगी। यस, डिबेंचर को जो इशू करेंगे उसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? वो एंट्री में बता देता हूं। वो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या ना लिखेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये तो बोल रहा है डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, उसकी कोई एंट्री मत करो, उसको केवल वर्किंग नोट में लोन के नीचे दिखा दो। ये मेथड बोलता है नहीं भैया, एंट्री करो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करो और 2 कर दो परसेंटेज डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर है हमारे यहाँ पर? 8% है ना, तो हम 8% डिबेंचर, ये वाले, ये यहां लिखेंगे हम 2 8% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। यानी कि डिबेंचर को भी एज अ लायबिलिटी ट्रीट कर दिया है हमने। और कितने रुपए के? 3 लाख रुपए। कैसे आया? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस एंट्री को समझिए, 8% डिबेंचर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कोई डिबेंचर इशू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारी वो लायबिलिटी है, पैसा उठाया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता अगर डिबेंचर इशू हो जाते तो। लेकिन क्या डिबेंचर इशू हुए? नहीं, अभी तक नहीं हुए, फ्यूचर में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो क्या है? सस्पेंस। तो एक सस्पेंस क्रिएट। ओके, अब इसको भी फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा। अब कैसे करना है मैं बताता हूं। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताया कहां शो होगा? बैलेंस शीट के अंदर। दोनों ही बैलेंस शीट सेम बनेगी, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड की। फर्क केवल और केवल वर्किंग नोट में होगा, देखना बताता हूं मैं आपको। तो यहां बना ली हमने बैलेंस शीट। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। उसके नीचे यहां पर आपको बताया है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं एप्लीकेशन। थर्ड नंबर सीधा नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर भी कहा? ए नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है उसका हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। आइए बना लेते हैं जैसा इसमें बनाया था, फिर दोनों को कंपेयर करके दिखा दूंगा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो वर्किंग नोट बनेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इसके जैसा ही होगा, देखो यहां दिख रहा है ना, इसमें बैंक लोन लिखा है, हम भी यहां लिखेंगे बैंक लोन। ये है आपका नोट नंबर 1। क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बैंक लोन लिखेंगे, बिल्कुल। बैंक लोन कितने का? 10 लाख रुपए का। इसके ब्रैकेट में पूरा ये का ये लिखेंगे हम, है ना, 8% डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये पूरा लिखेंगे बिल्कुल। तो सर फर्क क्या है दोनों में? फर्क कब आएगा? यहां हमने डिबेंचर को क्रेडिट करके एक लायबिलिटी जनरेट करी है, तो 8% डिबेंचर इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यहां आ जाएगा, जबकि यहां एंट्री थी नहीं तो आया नहीं था। और इसको हम बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे। कितना? 3 लाख रुपीज। ये देखो 3 लाख रुपीज की एंट्री डाली थी हमने, क्रेडिट हुआ, लेकिन ये पैसा नहीं आया, हाथों हाथ उसको सस्पेंस में डाल के कैंसिल भी कर दिया था। तो हम सीधा ये 8% डिबेंचर अंदर की साइड में लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, और लेस कर देंगे सीधा 8% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। हाथों हाथ उस एंट्री को हमने कैंसिल कर दिया था। तो 3 लाख रुपीज डिबेंचर इशू किए, लेकिन ये इशू होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, तो 8% डिबेंचर सस्पेंस नाम से इसको कैंसिल करके बाहर क्या आ गया? 0। यहां पर भी सीधा 10 लाख की टोटल हो रही है। यहां पर ऊपर वाला बैंक लोन
कॉमन है, बस एंट्री नहीं हुई तो ये करने की जरूरत नहीं, या एंट्री हुई है तो ये जीरो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमाउंट का ध्यान रखना, ये बैंक से जो लोन लिया है वो अमाउंट है, और ये जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो अमाउंट है। अब यहां टोटल करोगे तो कितनी आएगी, 10 लाख। तो यहां आप बैलेंस शीट के अंदर जाओगे वर्किंग नोट में, तो यहां पर भी ये टोटल कितनी जाएगी, 10 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो बैलेंस शीट में देखा जाए, आप देखो कंपेयर करो, बैलेंस शीट में देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों की बैलेंस शीट में। इसमें एंट्री नहीं हो रही है, इसमें एंट्री हो रही है, बैलेंस शीट दोनों की सेम है, वर्किंग नोट में डिफरेंस है ओनली, वो भी क्या, नीचे ये एंट्री वाला। तो आई होप अब आपके अगर ये क्वेश्चन आता है डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बीकॉम कर रहे हैं, काफी लंबा साथ रहेगा हमारा, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।